हमने आपको बताया था एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ हमने बेसिस के बारे में भी बात करी थी कि बेसिस यानी कि क्षार क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। फिर एसिड्स और बेसिस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके पहचानने का जो मेथड है वो क्या है और किस तरह से हम उसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो उसके बाद आज यहाँ पर हम केमिस्ट्री के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आपके पेपर में जनरली पूछे जा सकते हैं, और आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे, तो इससे आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो एसिड्स और बेसिस में हम लोगों ने बेसिक चीजें सारी पढ़ ली थी, दोनों में अंतर समझ लिया था, पीएच स्केल बात कर लिया था कि पीएच स्केल क्या होता है, कैसे काम करता है, सोरेनसन ने बनाया था। फॉर्मूला उसका लॉग बेस 10 1/H+ आयन के फॉर्म में, और जीरो जिसका पीएच वैल्यू होता है वो आपका क्या था, हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और 14 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इस तरह से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज जानेंगे केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में और क्या लेवल रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का। ठीक है, तो दोनों ही सेगमेंट जो आपके होने वाले हैं, दोनों में ही हम कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपको लगभग 60 to 70 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन पूरे टॉपिक्स का हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को स्टार्ट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज आपके लिए और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ, ओके, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो टमाटर जो होता है वो इनमें से किस एसिड का एक नेचुरल सोर्स के रूप में कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बताएं भाई, ये तो आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ने को मिल गया था। एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में देखने को मिल गया था, ऑप्शन नंबर सी, टार्ट्रिक एसिड। ओके, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। अगर सबसे पहले एसिटिक एसिड की बात की जाए, यानी कि आपके पास जो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इसे कहते हैं, ये पाया जाता है विनेगर में। कहाँ मिलता है? विनेगर यानी कि सिरका, उसमें देखने को मिलता है। फिर आता है सिट्रिक एसिड, ये आपका होता है खट्टे फलों में, यानी कि साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपको लेमन, नींबू में देखने को मिल जाएगा, और नींबू के साथ साथ ये आपको ऑरेंज यानी कि संतरे में भी देखने को मिल जाता है। सिंपल सा, ठीक है। वहीं पर तीसरा आता है आपके पास टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की अगर बात करें तो यह आपको मिलता है स्पेशली ग्रेप्स में, मीन्स ये आपको देखने को मिल जाएगा अंगूर में, और अंगूर के साथ साथ ये आपको देखने को मिलता है टैमरिंड में। टैमरिंड मींस इमली में। ओके, और बच गया आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये आपको देखने को मिलता है टोमेटो मींस टमाटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो भाई याद रखिएगा, ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसिड के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, ब्राइन इज एन, ब्राइन इनमें से किस सॉल्यूशन को कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनमें से किसके सॉल्यूशन को हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताना है भाई।
ओके, तो ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। और बताइए भाई अभिषेक जी, आप बताइए क्या होगा आंसर। ब्राइन इनमें से क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? ब्राइन आप घर में बना सकते हो, इतना हिंट हम आपको दे रहे हैं। चलो, ब्राइन क्या है, आप अपने घर पे बना सकते हो 2 मिनट में, कुछ नहीं है इसमें, और वो सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, ये भी है। तो ब्राइन क्या है, किसका सॉल्यूशन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ब्राइन कहते हैं NaCl का सॉल्यूशन। अगर आप पानी में मिला दें, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में मिला दें, तो बस इसी ही सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कह देते हैं। और NaCl क्या है, साधारण नमक है जो आपके घरों में पाया जाता है, कॉमन सॉल्ट। बस उसको पानी में घोल दीजिए, बस बन जाएगा ब्राइन, और ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Na2CO3.10H2O, ये है किसका केमिकल नेम? ये आपको बताना है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्ट्रिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? Na2CO3.10H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है? हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? ओके, डी ऑप्शन, टार्ट्रिक एसिड। ओके, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करते हैं Na2CO3.10H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट की, तो वो होता है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O। तो ये है वॉशिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा चेंज आता है, NaHCO3 हो जाता है, ठीक है। तो NaHCO3 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा वहां पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। ये बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है आपका CaOCl का होल ट्वाइस। और टार्ट्रिक एसिड, ओके, ब्लीचिंग पाउडर आपका जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, ये भी आपसे जनरली पूछा जाता है पेपर में। तो ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। पानी में जो इंसेक्ट्स के फॉर्म में बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने में इसका यूज जनरली किया जाता है पानी के केस में। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई। अगला, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर का पीएच वैल्यू लगभग कितना हो सकता है? 7 to 7.8, 7.2 to 8, 7 to 8.4 या फिर 7.2 to 8.4? तो हमारे बॉडी की जो पीएच वैल्यू है लगभग कितनी हो सकती है? ये आपको बताना है भाई, बॉडी का पीएच लगभग कितना होता है। हाँ बिल्कुल सही, बी ऑप्शन उषा जी, आपने बी ऑप्शन जहां पे चूज किया, 7.2 to 8। हमारे शरीर का जो पीएच है वो कितना है, वो है 7.2 to 8 के बीच में, क्योंकि हमारा शरीर जो है बॉडी, वो थोड़ा सा बेसिक होती है, मतलब क्षारीय प्रकृति की होती है। तो 7.2 to 7.8 के बीच में जनरली हमारा पीएच देखने को मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर अम्ल में डालने पर, यानी कि एसिड में मिलाए जाने पर क्या हो जाता है भाई, वो रेड कलर का हो जाता है, मीन्स लाल रंग का हो जाता है। तो आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा सूचक है, इंडिकेटर है, जिसको अम्ल में डालने पर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है फिनोल्फथलीन, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज। तो बताएं भाई करेक्ट आंसर क्या बनेगा?
ओके, एक आंसर आया है बी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अम्लीय घोल में क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, ये आपको बता। ओके, सी ऑप्शन ओनली सेकंड, लिटमस। ओके, ओनली सेकंड। मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, फिनोल्फथलीन, इन तीनों का कलर कैसा होता है अगर आप इसे डाल देते हो एसिड में? ओके, बाकी लोगों के आंसर नहीं आए हैं, चलिए देखते हैं राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन सही है। देखिए, जब आप बात करते हो फिनोल्फथलीन की, तो फिनोल्फथलीन चाहे आप उसको एसिड में डालो, चाहे आप उसको न्यूट्रल रखो, तो वो हमेशा कलरलेस रहेगा। अगर आप इसे एसिड में डाल देते हो, अम्ल में डाल देते हो, तो ये रहेगा कलरलेस, कोई रंग नहीं देता। अगर आप इसको न्यूट्रल में डालोगे, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन उदासीन विलयन में, तो भी ये रहता है भैया कलरलेस, तब भी कोई कलर नहीं देता। लिटमस एसिड में डालने पर अगर बात कर रहे हैं, तो वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और अगर आप बेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, ये अंतर है। तो यानी कि इसने तो रेड कर दिया एसिड को, यानी कि ये तो सही है। टर्मरिक, हल्दी की बात करें, फिनोल्फथलीन अच्छा बेस में कैसा कलर देता है ये भी याद रखिए। फिनोल्फथलीन को अगर आप किसी बेस क्षार में मिलाते हो, तो ये आपको पिंक कलर, गुलाबी रंग दे देता है। ठीक है, इस तरह से काम करता है। हल्दी की अगर बात की जाए, तो हल्दी को अगर आप एसिड में डालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्दी येलो कलर की होती है तो येलो ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसको बेस में डालोगे, तो वो डार्क रेड कलर में बदल जाती है, डार्क रेड कलर में बदल जाती है। वहीं मिथाइल ऑरेंज की बात करें, तो उसको अगर आप एसिड में डालोगे, तो वो रेड कलर में बदल जाता है। और अगर आप उसे बेस में डालोगे, तो कौन सा कलर देता है भाई मिथाइल ऑरेंज? अगर आपसे पूछा जाए कि मिथाइल ऑरेंज बेस में डाला जाए, तो कौन सा कलर देगा भाई? आपको क्या लगता है? ओके, बेस में डालने पर ये कैसा कलर देता है, ये देता है आपको येलो कलर। ओके, तो एसिड में रेड इसने भी दे दिया है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ये कलर जरूर याद रखिएगा, ये इंडिकेटर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस यहीं से रहता है। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है पानी के लिए। तो क्या पानी को टेस्टी बनाने के लिए, या फिर उससे गंदगी हटाने के लिए, या फिर जर्म फ्री बनाने के लिए, या फिर उसको साफ बनाने के लिए? तो किस काम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप करेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट आंसर करिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। ओके, बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जर्म फ्री बनाना है भैया पानी को, सिंपल सा आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का भी अभी आपको पीछे भी हमने यही बताया कि वो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो पानी के होते हैं उसको मार देता है, जर्म से फ्री बना देता है, रोगाणु मुक्त कर देता है पानी को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, डर्ट वगैरह नहीं साफ करता, पानी को क्लीन करने का कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सा का जो जर्म्स हैं पानी में उनको मार देता है, बस
इतना सा इसका काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या होता है जब किसी परख नली में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन से मिलाया जाता है? मतलब जब कभी भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो इनमें से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, सेम रहेगा, या फिर सॉल्ट बन जाएगा? यहाँ पे कौन सा पेयर बिल्कुल सही है? जब कभी भी अम्ल यानी कि एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? और इस रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अम्ल और क्षार जब कभी भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है भाई, कि वहां पर आपको बनेगा हमेशा सॉल्ट, यानी कि लवण, और साथ में मिलेगा वाटर मींस पानी। तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, फोर्थ ऑप्शन तो फॉलो ही करना है। और साथ ही साथ ये ऊष्मा तापमान बढ़ा देती है, ऊष्मा भी एब्जॉर्ब रिलीज फॉर्म में देती है आपको। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही फॉलो होते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बेस क्षार धातु से अभिक्रिया करता है, मेटल से रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है सॉल्ट, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस भी। अब हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उसकी उपस्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे? तो उसका पता लगाने का तरीका क्या है भाई? या तो पानी डाल दें तब पता लगेगा, या तो लिटमस पेपर का यूज करें तब पता चलेगा, या फिर मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करें तो पता चलेगा, या फिर एक जलता हुआ कैंडल वहां ले आए तब। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, कि जब आप एक जलता हुआ कैंडल वहां पर लेकर आएंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि वहां हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जलता हुआ कैंडल पास लाने से क्या होगा, उससे अगर हाइड्रोजन निकल रही होगी तो उसमें एक साउंड आपको सुनाई देगा, जिसे हम लोग कहते हैं पॉपअप साउंड। तो ये पॉपअप साउंड आपको सुनाई देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बिल्कुल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मिल्क को अगर ओपन प्लेस पे रख दिया जाए कुछ समय के लिए तो वो सोट हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है। उसका कारण क्या है? कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड? अगर मिल्क को कुछ देर के लिए खुला रख दिया जाए तो वो खट्टा हो जाता है, सोर टेस्ट हो जाता है उसका। तो उसका रीजन क्या है, ये आपको बताना। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? दूध को खुला रखने पर उसमें जो खट्टापन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड की वजह से? तो राइट आंसर यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टिक एसिड का यूज करेंगे। भाई कार्बोनिक एसिड तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो अम्ल अवस्था में पाया जाता है, आपको कल ही बताया। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, अभी बता कर आए। एसिटिक एसिड विनेगर सिरका में होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? या तो आपको दूध में देखने को मिल जाएगा, या फिर कर्ड दही में देखने को मिल जाएगा। तो दूध और दही, इन दोनों में ये देखने को मिलता है। सिंपली आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट किया जाता है रेड में, तो ये सॉल्यूशन कौन सा है?
अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला, यानी कि नीले रंग का लिटमस पेपर डाला, और आपको दिख रहा है कि वो किस में बदल गया, रेड कलर में बदल गया, लाल रंग में, तो इसका मतलब है कि उसको आपने किस सॉल्यूशन में डाला है, अम्ल में, या फिर क्षार में, या फिर एल्कलाइस में, या फिर सॉल्ट में। तो अभी अभी हम इसका सॉल्यूशन करके भी आए हैं, तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही अभिषेक जी, एसिड में, क्योंकि नीले को लाल कौन करेगा, एसिड। यहाँ पे देखा करिए, अगर यहाँ लास्ट में डी आ रहा है तो मतलब वही सॉल्यूशन लीजिए जिसके लास्ट में डी आता है, इसको मैच करा दीजिए, आप कभी गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर रेड को ब्लू पूछा जाए, रेड यानी कि लाल को क्या कर दिया गया है, ब्लू, नीला कर दिया गया है, तो कौन सा विलयन है भाई, तो यहाँ पे ई आ रहा है, तो मतलब क्या यूज करोगे, बेस, मीन्स क्षार, ई से ई मैच करा दो, बस कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप का है, ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा इसका। ठीक है, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक्स वाई जेड। एक टेस्ट ट्यूब एक्स है, एक वाई है, एक जेड। तीनों में आपने कुछ कुछ विलयन डाल दिए, इसमें डाल दिया आपने NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें डाल दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरे में डाल दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपने तीनों में बारी बारी से फिनोल्फथलीन डाला है, थोड़ा 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 आपने क्या किया है, फिनोल्फथलीन को डाल दिया है तीनों में, थोड़ा इसमें डाल दिया, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें। तो आपको क्या कलर पैटर्न दिखाई देगा, वो आपको बताना है भाई। करेक्ट कलर पैटर्न क्या दिखाई देगा, ये बताइए। ए बी सी और डी में। ओके, नहीं नहीं, इसमें सिंपल सा एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए 3 आपके पास सॉल्यूशन है, अब इन तीनों में फिनोल्फथलीन जो कि क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, तो उसको एक्स में डालोगे तो क्या कलर मिलेगा, एक्स में क्या पड़ा है, NaCl। NaCl क्या होता है आपको पता है, ये होता है नमक, यानी कि सॉल्ट। ठीक है भाई, नमक होता है, सॉल्ट होता है। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होता है बेस, यानी कि क्षार, क्षार। और HCl क्या है, वो एक एसिड है, मींस अम्ल है। अब आप खुद सोचिए कि जब फिनोल्फथलीन की कुछ बूंदें अम्ल में डाली जाएंगी तो वो कैसा रंग देती हैं, कोई रंग नहीं देती, क्योंकि फिनोल्फथलीन अम्ल के साथ कोई कलर नहीं देता, यानी कि कलरलेस, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर NaCl के बाद, NaCl की बात करें अगर, ये एक सॉल्ट है, लवण है, जो कि उदासीन विलयन में आता है, तो इसके साथ भी ये कोई कलर नहीं देता, यहाँ भी कलरलेस, मीन्स रंगहीन। फिर बचा है बेस, क्षार। आपको पता है जब फिनोल्फथलीन क्षार में डाला जाता है तो आपको कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, मीन्स गुलाबी रंग। बस अब आप देखिए, एक्स कलरलेस, वाई पिंक, जेड भी कलरलेस, तो एक्स कलरलेस, वाई पिंक और जेड भी कलरलेस, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो ये छोटू सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था, एक्सपेरिमेंटल टाइप का है इसलिए आपको लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल के साथ ये कोई रंग नहीं देता, उदासीन के साथ भी कोई रंग नहीं देता, क्षार के साथ ये आपको पिंक कलर देता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है इस बार,
एक ए और एक बी। टेस्ट ट्यूब ए में पड़ी हुई है थोड़ा सा हल्दी, इसमें उन्होंने क्या डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, और सेकंड वाले में फिनोल्फथलीन डाल दिया है। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा थोड़ा HCl मिलाया है, इसमें HCl डाल दिया, इसमें भी HCl डाल दिया। यानी बताओ क्या कलर पैटर्न दिखेगा। तो अब हल्दी में अम्ल मिलाने से क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और फिनोल्फथलीन में अम्ल मिलाने से क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बस आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। ए पीले रंग का रहेगा, बी रंगहीन हो जाएगा, ए और बी दोनों ही लाल हो जाएंगे, या फिर ए लाल हो जाएगा, बी कलरलेस हो जाएगा, ए येलो रहेगा और बी पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से अगर इसको पढ़ें तो HCl के बारे में आप जानते हैं वो एक एसिड होता है, अम्ल होता है, और अम्ल जब फिनोल्फथलीन से मिलेगा तो आपने अभी अभी पढ़ा कि कोई कलर नहीं देगा। हल्दी भी तो अम्ल के साथ कोई कलर नहीं देती है, वो पीली थी तो पीले कलर की ही रहती, येलो कलर में ही रहती। तो ए आपको येलो कलर में ही दिखेगा और बी कलरलेस हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। यहाँ पे तरीका क्या पहचानने का, हल्दी अम्ल के साथ कैसा कलर देती है, तो हल्दी पीले रंग की है वैसी ही रहेगी। हल्दी सिर्फ और सिर्फ क्षार के साथ कलर देती है लाल रंग का। तो ये आपको याद रखना है कि टर्मरिक की बात करें, हल्दी की बात करें, तो वो आपको रेड कलर तभी देगी जब वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे आपके कपड़ों पे हल्दी लग जाती है, जब आप उसे साफ करते हो साबुन से तो लाल रंग में साफ होती है। क्यों? क्योंकि साबुन एक बेस है, क्षार, और वहां पर हल्दी जब आती है तो वो बनाते हैं रेड कलर। ये सिंपल सा लॉजिक काम करता है। क्लियर? तो ये हो गया। हल्दी में पीले रंग की हल्दी होती है ना, तो वो अम्ल में डालने पर पीले ही रंग की रहती है, वो किसी और कलर में नहीं बदलती। क्षार में डालने पर लाल रंग की हो जाती है। जैसे आप हल्दी को साबुन में मिलाएं तो लाल रंग की हो जाएगी। हल्दी को चूने में मिलाकर वो जो रक्षाबंधन में आप टीका बनाते हैं लगाने के लिए, वो भी तो ऐसे ही बनता है। तो हल्दी को चूना में मिलाया तो चूना क्या है, वो एक क्षार है, इसलिए वो लाल रंग की हो जाती है। अगर आप किसी अम्ल में डालोगे हल्दी को तो वो कोई कलर नया नहीं देगी, येलो थी येलो ही रहेगी। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोरिक एसिड का प्रयोग कहां पर किया जाता है। बोरिक अम्ल का प्रयोग इनमें से किस जगह पर किया जाता है, ये आपको बताना। आई वॉश प्रोडक्ट्स में, स्किन वॉश प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको देखना है बोरिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर। हाँ भाई, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ओके, ए ऑप्शन आई वॉश बिल्कुल सही अभिषेक जी, आपने बताया ए ऑप्शन आई वॉश प्रोडक्ट्स में ही इनका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। आंखों को साफ करने वाले जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं आप उसमें देख सकते हैं इसका यूज। अब आते हैं नेक्स्ट। 0 डिग्री सेल्सियस के एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, यानी कि ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में कितनी है। 331, 344, 1450 या फिर 405। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उषा जी ने दिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 331। देखो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती चली जाती है, किसकी, ध्वनि की। ये याद रखिएगा, साउंड की स्पीड तापमान के साथ बढ़ती है, लेकिन प्रकाश की चाल पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता।
ये याद रखेंगे। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें और अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चले जाएं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड कितनी है? 331 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपका तापमान बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 344 मीटर पर सेकेंड। और तापमान बढ़ जाएगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी 405 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड बढ़ती जाती है तापमान के साथ। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं भाई, 1 किलोवाट आवर में कितने घंटे, आपको जूल बताने कितने होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये आपको बताना है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर्स में हाउ मेनी जूल्स आते हैं, कितने जूल हैं? ओके, ए ऑप्शन 3.6 10 टू द पावर 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 किलोवाट में 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है 5 वॉट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो 5 वॉट की दर से अगर पूछा जाए कितना समय लगेगा 260 जूल कार्य करने में, 48 सेकेंड। ओके, तो सिंपल सी बात है, टाइम आपसे पूछा गया है, आपको क्या दिया गया है? आपको पावर दे रखी है, शक्ति P इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 5 वॉट। आपको ऊर्जा दे रखी है एनर्जी 260 जूल, जो कि वर्क है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। और आपको टाइम निकालना है, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी होता है भाई। तो आपको T निकालना है तो W बाय P कर दीजिए। W कितना है? 260, 5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा भाई? ये बन जाएगा आपका, और ये हो गया 10, 52 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक बिल्कुल आसान सा है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंपली डिवाइड कर देना है P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी से। बस यहाँ से टाइम निकालना था तो डब्ल्यू अपॉन पी कर दिया, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल फिर से ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। अ वर्कर, एक वर्कर है, वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है अपने घर से अपने काम के लिए, और फिर वो 10 किलोमीटर वापस आ जाता है। इस पूरी यात्रा में उसने जो विस्थापन तय किया है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो अपने घर से अपने काम की जगह जाने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाता है, फिर अपने घर की तरफ 10 किलोमीटर वापसी करता है। तो पूरी यात्रा में उसके द्वारा कवर की गई विस्थापन कितना है, ये बताइए भाई। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, विस्थापन पूछा गया है, टोटल कितना हुआ है उसको। 0, 10, 30, 50। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? घर से निकला,
40 किलोमीटर गया, वापस घर की तरफ आया 10 किलोमीटर। पूरी यात्रा में उसका विस्थापन कितना है? बताइए भाई, आंसर क्या होगा? ओके 50। चलिए देखते हैं। ए आपका क्या है, आप चल के गए, बी तक मान लीजिए पहुंचे, दूरी कितनी, 40 किलोमीटर, ये मान लीजिए। अब आप वापस बी से 10 किलोमीटर सी पॉइंट तक आ चुके हैं। ओके, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का अंतर। यानी कि आपकी प्रारंभिक स्थिति ये रही, अंतिम स्थिति ये रही, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 30 किलोमीटर का। तो ये आपका कहलाएगा विस्थापन। तो विस्थापन आपका हुआ है 30 किलोमीटर। अगर आपसे दूरी पूछता तो पहले आप ए से बी तक गए 40, फिर गए यहाँ सी तक 10, तो ये हो जाती 50। तो ये हो जाती है आपकी डिस्टेंस। 50 आंसर आप तब कर सकते हैं जब आपसे दूरी पूछी जाए, डिस्टेंस पूछी जाए। क्यों? क्योंकि दूरी क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, वो हमेशा जुड़ती है, इस वजह से। लेकिन ये क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मींस ये है विस्थापन, और ये होती है वेक्टर। ये जो है ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर आपने डायरेक्शन 40 किलोमीटर चलने के बाद वापस कर दिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो 10 घट जाएगा। ओके, इसीलिए ये 30 आएगा आंसर। आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? स्पीड, चाल, डी एक्सेलरेशन मंदन, एक्सेलरेशन त्वरण, या फिर वेलोसिटी वेग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है राहुल जी, बिल्कुल सही। तब हम उसे कहेंगे वेलोसिटी वेग। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जितना आप कर रहे हैं समय के साथ, वही आपका वेग है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। त्वरण अगर आपसे पूछता तो यहाँ पर हो जाता वेग परिवर्तन की दर, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जब ये निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। मंदन के केस में आपका वेग क्या होता है, समय के साथ घटता है। वेग समय के साथ घटेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे मंदन हो रहा है। लेकिन त्वरण कब होता है? जब वेग समय के साथ क्या होता है भाई, बढ़ता है, तो उसे हम लोग त्वरण कह देते हैं। जैसे सिंपल सा आपकी बाइक में एक्सेलरेटर है, ठीक है, बाइक में क्या है, एक्सेलरेटर है। तो उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक्सेलरेटर जब आप बढ़ाते हो तो वेग समय के साथ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पर जब आप डाउन कर देते हो तो वेग समय के साथ घटने लगता है। उसे हम लोग मंदन कह देते हैं। ओके, और दूरी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी अगर आपकी बदल रही है तो वो चाल कहलाती है। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ये सब में चारों में अंतर हो गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम fired from a gun is 10 kg meter per second. So find the kinetic energy of the bullet in kilojoule. तो आपको बताना है भाई कि मोमेंटम यानी कि संवेग 20 ग्राम की एक बुलेट का 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब उसकी गतिज ऊर्जा किलो जूल में कितनी हो जाएगी? 25, 2.5, 0.25 या 5? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? ओके, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी। देखो गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला तो सबको आता है, हाफ mv², लेकिन यहाँ संवेग वाला फॉर्मूला लगेगा जो संवेग के रूप में आता है। बी ऑप्शन 2.5। चलिए देखते हैं। तो संवेग वाला फॉर्मूला क्या होता है, p²/2l, ये है संवेग का फॉर्मूला। तो बस अब आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है। p कितना दे रखा है, p दे रखा है आपको 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 × 10, 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, ग्राम में है तो भैया मीटर पर सेकंड के साथ आपको क्या बनाना है, किलोग्राम, तो 1000 से डिवाइड करिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये पूरे ऊपर चले जाएंगे, ये बन जाएगा 10⁴, नीचे बन जाएगा 4। तो इसको अगर आप 10⁴ को अगर आप ऐसे लिख लो, 100 इंटू 10/4, तो ये बन जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 250। ठीक है, लेकिन ये तो जूल है, हमें तो किलो जूल में बनाना है। तो किलो जूल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 0.25 किलो जूल आपका आंसर बन जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। तो 10 ये दे रखा था, 10⁴ बन जाएगा, और 10⁴ से 100 अलग कर लिया, ये बन गया 25, और ये हो गया 250। अब हमें तो किलो जूल बनाना था, तो किलो जूल बनाने के लिए 1000 से और डिवाइड करेंगे, तो 0.25 आंसर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप कैलकुलेशन थी, बाकी इसमें कुछ नहीं था, फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू रखनी थी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम का एक आदमी 1 मीटर की ऊंचाई तक कूदता है, उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए कितनी होगी। जी की वैल्यू है 10। 50 किलोग्राम का आदमी 1 मीटर की ऊंचाई तक जंप कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर आपको बताना है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बताए भाई करेक्ट लॉजिक क्या बनेगा। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, देखते हैं यहाँ पर करेक्ट लॉजिक क्या बनेगा। 50 किलोग्राम दिया हुआ है, सिंपल सा, एक आदमी 1 मीटर की ऊंचाई पर, पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, पोटेंशियल इक्वल्स टू mgh। m कितना है 50 किलोग्राम, g कितना है 10, ऊंचाई है 1 मीटर, आंसर आ गया 500 जूल। ये लो भाई खत्म हो गया, छोटू सा क्वेश्चन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बस आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, सीधा सा आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, बस आपका आंसर आ जाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। एक माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है इनमें से किस टाइप की एनर्जी को अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में, ये आपको बता। एक माइक्रोफोन कन्वर्ट करेगा विस टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में। ओके, तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पब्लिक एड्रेस के लिए। ओके, माइक्रोफोन का सिंपल सा काम यही होता है। माइक्रोफोन आपका क्या काम करता है भाई, वो सीधा सा उठाता है माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को उठाएगा और किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। बस ये इसका सिंपल सा काम होता है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, साउंड को इसमें।
अच्छा, इलेक्ट्रिकल को साउंड में कौन बदलता है? इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलता है स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में बदल देना, उसका उल्टा काम करता है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। 20 वॉट की दर से 520 जूल कार्य करने में कितना समय देना होगा? ये आपको बताना है भाई। तो ये आंसर बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? 20 वॉट के दर से 520 जूल कार्य करने में समय कितना? बिल्कुल सही राहुल, करेक्ट आंसर है। क्या करना है? कुछ नहीं, फिर से वही फॉर्मूला P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी लगा देना है आपको। आपको टाइम निकालना है तो W बाय P कर दीजिए आप उसको बस। W कितना दे रखा है? 520 जूल आपको दे रखा है। अब 20 वॉट शक्ति है। सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया कितना? 26 सेकेंड। ये लो 26 सेकेंड आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक छात्र अब ग्राउंड से अपनी क्लास तक 5 किलोग्राम के वजन का बैग अपनी पहली मंजिल पर लेकर जाता है जो कि 2 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आपको बताना है कि लड़के ने कितना काम किया है, ये बताना है भाई। लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना है? एक जूल, 10 जूल, 100 जूल, 1000 जूल। वर्क निकालना है भाई, ध्यान से देखिएगा। लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना? 1, 10, 100 या 1000? तो इस क्वेश्चन में भी क्या है? कार्य निकालना है ना, तो कार्य का फॉर्मूला पता है ना सबको, W बराबर F इंटू डी। बल गुणे विस्थापन होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फोर्स तो दिया नहीं है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू mg डी। mg क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर की ओर भेज रहे हैं, ma नहीं लगा सकते, mg लगाएंगे। तो ये हमने सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया। तो m कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। g मान लीजिए 10। ओके। और ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। तो बस ये आ गया 10 इंटू 10, आंसर बन गया 100 जूल। ये है वो कार्य जो आपको सिंपल सा करना है। 100 जूल का कार्य उसने किया है। हो गया आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। फॉर्मूला लगाइए, आंसर लगाइए, बस हो गया। नेक्स्ट है भाई। देखो इस बार आपसे शक्ति पूछ ली गई है। 1000 जूल का काम 2 सेकंड में अगर आपको करना है तो आपको कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है भाई। तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? उपयोग की गई शक्ति यानी कि पार कितनी। तो आपको पार निकालनी है ना, तो बस आप छोटू सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 1002। बिल्कुल। क्या हो जाएगा भाई? W बाय टी आप कर देंगे। W कितना है? 1000 जूल। और समय कितना है? 2 सेकेंड। बस ये आंसर आ गया आपका। 500 जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वॉट भी कहते हैं। तो 500 वॉट आपका आंसर है। इसमें क्या ही था क्वेश्चन में? कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बस आपको वैल्यू रखनी है, आंसर आ रहा है, एक लाइन का सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये याद रखिएगा भाई, वैल्यू रखिए, आंसर आपके पास है तुरंत। नेक्स्ट आते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? यानी कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो इसी यूनिट में आता है, इसी का बिल आप पे करते हैं।
या फिर आपके घर में जो मीटर में रीडिंग चलती हैं उसके बगल में भी ये यूनिट लिख के आती रहती है, उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। तो वो यूनिट क्या है, एनर्जी की कॉमर्शियल वाणिज्यिक मात्रा। तो वॉट तो शक्ति का मात्रक होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमसे ऊर्जा का पूछा है, ये तो पार का है। वॉट आर नहीं यूज होता, वॉट के साथ में हमेशा सेकंड चलता है। किलो वॉट आर बिल्कुल सही, आप अपने घर के मीटर में देखिएगा kWhr लिख के आता है उसमें, और उसी को हम लोग यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, उतने ही यूनिट के हिसाब से आप बिल पेमेंट करते हैं। एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर, कि अगर आपने 1 घंटे तक 1 किलोवाट के हिसाब से खर्चा किया है तो वो 1 यूनिट आपका खर्चा होता है और उसी के हिसाब से आपका बिल बनता है। और किलोवाट पे शक्ति का बड़ा मात्रक होता है। क्लियर, ये याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर। तो ये थे आपके फर्स्ट सेगमेंट के कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए फिजिक्स केमिस्ट्री के। बस 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, 6:15 बजे आते हैं आपसे मिलने। वहां पर आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं 6:15 बजे नेक्स्ट क्लास।